नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बिहार की बात। बिहार में चुनावी सरगर्मियां अपनी तेजी पर हैं। जहां एक तरफ राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा खत्म हो चुकी है और तेजस्वी यादव अपने कोटरे के लोगों के साथ मिलकर सीटों का फॉर्मूला तय कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता कृष्णा लावूर ने एक बार फिर कहा है कि अभी हमने सीएम फेस तय नहीं किया है। हर घर अधिकार यात्रा भी वो निकालने की तैयारी में है। हालांकि एक अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिली थी जब वोट अधिकार यात्रा चल रही थी इंडिया गठबंधन के साथियों की, लेकिन उन सब का क्या होगा अभी थोड़ा शांत है। लेकिन दूसरे गठबंधन में हल्की सी हलचल होती हुई दिखाई दे रही है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अरुण भारती जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी से सांसद सदस्य हैं, उन्होंने कहा है कि एलजेपीआर को फुल सम्मान चाहिए। सीटें 2020 में लड़ी गई 137 और गठबंधन में 2015 में लड़ी गई 37 सीटों के बीच ही समझौता होगा। और बिहार में टोटल सीटें हैं 243 तो, और 80 पे बीजेपी जीती हुई है अभी, और 45 पर जनसुराज पार्टी जीती हुई है। वहां पर अभिजीत राम मांझी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा की भी सीटें हैं। क्या खेल है? क्या अब असली में चिराग पासवान कहते रहे कि 243 सीटों पे हम पूरा एनडीए लड़ रहा है, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन क्या अब वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं? 2020 के चुनाव में उन्होंने खुद को बीजेपी या कहें प्रधानमंत्री का हनुमान बताया था और 137 वो सीटें लड़ी थी जहां पर ज्यादातर जेडीयू के कैंडिडेट थे। इस बार प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं। वो एनडीए के बीजेपी को कोसते हैं, तेजस्वी आरजेडी महागठबंधन कांग्रेस सबको कोसते हैं, लेकिन आप कभी भी देखेंगे वो चिराग पासवान पर थोड़ा हल्का हाथ रखते हैं। क्या है इस केमिस्ट्री को समझेंगे और बिहार में राजनीति संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। जब नीतीश कुमार और लालू यादव दो बार मिल लिए और फिर अलग भी हो लिए, तो फिर कोई और भी अलग हो सकता है। एलजेपीआर भी पिछला चुनाव अलग लड़ी जो खुद को हनुमान बता रही थी। तो इन सब संभावनाएं क्या हैं, आज इन्हीं को टटोलेंगे। लेकिन पहले ये दो बयान सुनिए जिन पर ये चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, इसमें आप याद कीजिए जब हमारे संस्थापक हमारे बीच में थे और हमारी पार्टी बनी थी लोक जनशक्ति पार्टी 2000 में, तब से लेकर के आज तक हमारी पार्टी ने, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी हो या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, कभी भी बिहार विधानसभा चुनाव जनता दल यूनाइटेड के साथ हम आज तक नहीं लड़े हैं। ये हमारा इतिहास रहा है। ये पहली बार होगा इतिहास में कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जनता दल यूनाइटेड पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में एक साथ उतरेंगे। तो ऐसे में अगर मैं अपनी व्यक्तिगत राय बताऊं तो हमारी पार्टी का, आप याद कीजिए कि 2015 में हमारी पार्टी 43 सीटों पर एनडीए में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ी थी और 2020 में हम लोग 137 सीटों पर हम लोगों ने उम्मीदवार उतारे थे। मेरे हिसाब से मेरी पार्टी के लिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि मेरे हिसाब से मेरी पार्टी के लिए सम्मानजनक सीटों का बंटवारा इन्हीं 2 सीटों के आंकड़े के बीच में ही होना चाहिए। नहीं आएगा, आप चिंता मत कीजिए। जैसे भाजपा को बंगाल में 100 सीट नहीं आया और हमको संन्यास नहीं लेना पड़ा, वैसे जदयू को बिहार में 25 सीट नहीं आएगा। तो
ये प्रशांत किशोर का जब से वो उतरे हैं बिहार में सियासत करने के लिए, वो एक चीज मजबूती से कह रहे हैं, और ये उनका बयान सुनवाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि वो बता रहे हैं कि हम राजनीति भी खत्म कर देंगे, करना ही छोड़ देंगे अगर 25 सीटों से ज्यादा आ जाए। तो क्या जुगलबंदी है। अभी आपने अरुण भारती को सुना, बोले जेडीयू के साथ तो जीवन में कभी विधानसभा चुनाव लड़े ही नहीं, अगर इस बार लड़ेंगे तो सम्मान सीटें। ये वो राइडर लगा रहे हैं कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है। अब इसी व्यक्तिगत राय और पार्टी की राय के बीच में जब पार्टी अध्यक्ष से पूछे तो वो कहते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगी, हमारे नेता और सांसद संसदीय दल तय करेगा। तो फिर जब अलग अलग राय पूछिए और वो देखिए तो कुछ डिफरेंसेस नजर आते हैं। लग रहा है इस बार शायद बात बन जाए। और क्या कोई ऐसी संभावना भी हो सकती है कि दोनों एक साथ ना भी आए, फिर से एक बार एलजेपी-आर अपने आप को अलग कर ले। हर बार बिहार में कुछ ना कुछ अलग होता है। मेरे साथ पूरा एक पैनल जुड़ चुका है। मैं प्रवक्ता जदयू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महेश दास जी, निशांत मिश्रा जुड़ चुके हैं, एलजेपी-आर के प्रवक्ता, जन सुराज के प्रवक्ता तारिक अनवर चंपारानी भी जुड़ चुके हैं, और पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। पीयूष जी की बड़ी पैनी नजर रहती है। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत पीयूष जी आपसे कहूं, ये सोशल मीडिया पोस्ट अरुण भारती का और बयान आपने जो सुना, ये जब तक चुनाव किसी भी गठबंधन का फाइनल नहीं हो जाता है, सीट कितनी कौन लड़ेगा, ये वही दबाव की टैक्टिक्स है या कुछ दरार आप देखते हैं, कुछ बिटवीन द लाइंस जो कहते हैं राजनीति में वो पढ़ा जाता है, वो भी कुछ हो सकता है? नहीं, देखिए पुष्कर जी, ये पूरी दबाव की ही राजनीति है। और ये लगातार पिछले 1 साल से जो है चिराग पासवान ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में वो और इसके इसलिए कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल सके गठबंधन में। उन्होंने तो ये तक भी कहा था कि जो है कि हमारी पार्टी जो है 243 सीटें लड़ेगी। लेकिन वो मुझे प्रैक्टिकल लगता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो गठबंधन से अलग हो गए होते। गठबंधन के साथ भी आप हैं और आप अपना जो चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भी मिले और आप जो है 243 सीटें लड़े। दरअसल वो क्या है कि 2020 में जो उनको सफलता मिली, हालांकि सीट एक जीती उन्होंने, लेकिन अच्छी खासी सीटों पे उन्होंने जो है कि डेंट दे दिया, अच्छा मत प्रतिशत हासिल किया था और कम से कम 11-12 सीटों को ऐसा प्रभावित किया कि जेडीयू को वो सीटें हारनी पड़ी। तो वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहता है, वो ये भूल जाते हैं कि चीज़ें लगातार बदल रही हैं। इस समय जो है कि पीके भी है, वो भी जोर लगाए हुए हैं। तो उतनी संभावना नहीं है जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं। और उस बार ये था कि जो उनको सीटें मिली उसमें भले ही वो अलग लड़े थे चुनाव, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरा सपोर्ट उनके साथ था। और बहुत से कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के थे जो उनकी पार्टी के बैनर से और टिकट से जो है कि चुनाव लड़े थे। तो उस जीत में जो है उनके वोट प्रतिशत में जो है कि वो अपर कास्ट वोट की भी एक भूमिका थी, जो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है। तो मुझे लगता है कि ये चिराग पासवान भी जानते हैं और इसीलिए वो दबाव बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि ज़्यादा सीटें मिले ताकि एक किंग मेकर की भूमिका में वो आ सके, या अगर जिस तरह की भी सीटें आती है, अगर एनडीए अलायंस को ज़्यादा सीटें मिलती हैं तो वो एक बार्गेनिंग कर सके अपने हिस्से की ज़्यादा सीटों के बूते पे। तो मुझे लगता है कि सिर्फ दबाव और दबाव है, वरना जो है कि आप देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर को लेके भी उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उसमें भी काफ़ी उनकी खिल्ली उड़ी, क्योंकि ये कहा जाने लगा दूसरे दलों के द्वारा, खासकर विपक्षी दलों के द्वारा, कि एक तरफ आप जो है कि सरकार में हो, केंद्र सरकार में हो, एनडीए की सरकार को आप सपोर्ट कर रहे हो
और दूसरी ओर आप जो है लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो कि एकदम बिहार में जो है खत्म हो गया है। तो इवन जीतन राम मांझी ने उनकी आलोचना करी थी इस मुद्दे पे। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान जो है अपनी जो है कि उनकी एम्बिशन है उसको, और वो देखिए सपना देख रहे हैं बिहार का मुख्यमंत्री बनने का। तो बिहार का मुख्यमंत्री बनना इतना आसान है भी नहीं। देखिए बिहार में जिस तरह से इतनी जाति समूह हैं और इतने प्लेयर्स हैं वहाँ पे, तो इसलिए इस बार का चुनाव तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि एक इंटरेस्टिंग होगा और काफ़ी जो है कि फंसने वाला चुनाव होगा। ये कहा नहीं सकता कि कौन किस तरीके से आगे निकल जाएगा। तो ऐसे लेकिन में आता हूं मैं पीयूष जी आपके पास, आ रहा हूं मैं। लेकिन एक जो सबसे दिलचस्प महेश जी बात है कि सेंटर में आप आ जा रहे हैं, मतलब केंद्र में विवाद के आपके आसपास धुरी घूम जा रही है। जन महेश जी आपको आवाज आ रही है? ठीक है, शायद उनको तक आवाज नहीं पहुंच रही है। निशान जी, जिस तरीके से आप लोग ये दावा कर रहे हैं, आपके नेता अरुण भारती जी, कि भाई मेरा तो जदयू से आज तक समझौता हुआ ही नहीं है विधानसभा में, तो हम तो इससे क्या खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब तो आज हम लोग 10 सितंबर को बात कर रहे हैं। अगर जैसा पीयूष जी कह रहे थे कि आपके लिए कठिन है, तो ऐसे नेताओं को कहिए कि वो थोड़ा बच के दे अपनी नेक राय और अपनी राय प्रस्तुत करें। और अगर राय है तो खुल के आइए, कह दीजिए भाई यहां समझौता नहीं हो सकता। एक दौर था कांग्रेस में कि वो लोकसभा में कई सीटों पर समझौता करती थी दक्षिण में बड़ी पार्टियों, क्षेत्रीय पार्टियों से, और विधानसभा में नहीं करती थी, या विधानसभा में कर लेती थी तो लोकसभा में नहीं करती थी। तो आप लोग भी अगर बिहार में इस तरीके की व्यवस्था चाहते हैं तो क्लियर कट तो कीजिए। अब कहां टाइम रह गया? मिश्रा जी, आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है आज जी निशान जी। सबसे पहले तो माफी चाहूंगा क्योंकि पुअर नेटवर्क कनेक्शन है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। अरे भाई, आप लोग अपना नेटवर्क कनेक्शन ठीक रखिए, पता नहीं कब दिल्ली से बड़े नेताओं को फोन आए तो बताना पड़े। देखिए तारिक अनवर जी हंस रहे हैं, कह रहे हैं हमारा नेटवर्क मजबूत है, जो चाहे मिला ले। जी सर, सभी चीजों को समझने के बाद, और ये अरुण भारती जी नहीं कह रहे हैं सर, ये आंकड़ा है कि जब से हमारी पार्टी बनी है तब से हम जदयू के साथ गठबंधन में विधानसभा चुनाव नहीं लड़े हैं। और ये एक अच्छा संयोग है कि इस बार हम लोग एनडीए में इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए सर, जहां तक सीट शेयरिंग को लेकर बात हो रही है, या लोग कयास लगा रहे हैं और लोग कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हो चाहे विपक्ष के लोग हो, या जो भी कयास लगा रहे हैं कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है, तो ये सर बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर बात को समझने की जरूरत है सर कि अरुण भारती जी हमारे बिहार प्रदेश के प्रभारी है, और वो लगातार जब से वो बिहार प्रदेश के प्रभारी बने हैं तब से वो लगातार बिहार के दौरे पे रहते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी की तरफ से कितनी गतिविधियां की जा रही है। हम लोग लगातार जनसंपर्क में जुड़े हुए हैं, बड़ी रैलियां कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, और लोगों को एनडीए के द्वारा किए गए काम को, और लोगों से जो भी परेशानी है, जो काम नहीं हो रहा है, जो दिक्कतें आ रही है आम जनमानस को, उनको सुन रहे हैं। तो सर ये समझना पड़ेगा कि अगर गठबंधन में हम हैं और हमारी संगठन जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की संगठन आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो वो 243 सीट पे बहुत मजबूती के साथ है। तो अगर हमारे नेता जो कार्यकर्ता के भावनाओं को, कार्यकर्ता के बातों को नहीं रखेंगे, तो सर फिर तो कार्यकर्ता में जोश कहां रहेगा? अरे हमारे निशान जी, एक बात सुनिए ना, एक बात सुनिए, थोड़ा व्यवहारिकता में बात करें। क्या ये पॉसिबल है कि 243 में आपको 43 सीटें भी, सबसे लोएस्ट बेंचमार्क आपका मान ले, तो क्या 43 सीटों पे आप लोग को ये सीट दे देंगे 243 में? और 200 में जीतन राम मांझी भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी है, बीजेपी भी है, जेडीयू भी है। पुष्कर सर, ये चीजें यहाँ हम और आपके डिबेट में तय नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं तय होगा, इसीलिए मैं वो शब्द यूज कर रहा हूं, प्रैक्टिकलिटी।
जी, मतलब मैं क्लियर कर जब देता हूं सर इस चीजों को। अरुण भारती जी को आप इतना बड़ा चेहरा बता रहे हैं, अपनी पार्टी का प्रदेश प्रभारी हैं, अगर उनके मन की जो राय है तो वो अलग राय थोड़ी ना हो जाएगी पार्टी के भीतर, और वो गिर के 20 सीटों पे आ जाएगी। जब 243 पे आपका संगठन मजबूत है तो फिर ये सीटें गिरेंगी क्या? 20 सीटें तो 10% सीट भी नहीं लड़ेंगे, मतलब आप। तो सर मैं वही तो कह रहा हूं, तो क्या हमारे नेता या हमारे जो भी शीर्ष नेतृत्व है वो ये कहे कि हमें 5 सीट मिलनी चाहिए? अपनी दावेदारी तो सर मजबूत करनी ही पड़ेगी ना। ठीक अगर बात हम है। इस तरीके की बात ये नहीं करेंगे आऊंगा अभी, तो जरा हमारे एक एक राउंड ले लूं फिर पूछूंगा। ये दबाव इसलिए है कि आपके इस समय स्क्रीन पर बाएं हाथ पे तारिक जी बैठे हैं, कब वो आपके सीधे हाथ को पकड़ ले, इसलिए। महेश दास जी, क्लियर कर दूं, मैं मेरी बात अरुण भारती ने कहा है, आ रहा हूं निशान जी, अरुण भारती जी कह रहे हैं कि हमारा तो कभी जदयू से संबंध बन ही नहीं पाया विधानसभा चुनाव में। तो या इसको थोड़ा ऐसे पढ़ लें कि जेडीयू कभी भी एलजेपी को साथ लेना ही नहीं चाहती है विधानसभा चुनाव में। उसको लगता है उसका जो वोट बैंक है, दलित महादलित, वो वहां उनके पास चला जाए कहीं, तो अलग अलग लड़ो। तो आप लोग भी इसी राय पे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अब ये लोग क्या कहते हैं, या निशान जी खुद ही कह रहे थे कि सीट के मसला पे प्रभारी जी इनके क्या बोलते हैं। हम समझते हैं कि हमारा गठबंधन जो है, एनडीए में 5 दल है। हमारा सीट का जो मसला है वो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं। और जब पार्टी फोरम पे हम लोग पूरे एनडीए के घटक के नेता जब बैठेंगे, जो भी आपके डिमांड होंगे वो आप वहां रखेंगे। हम समझते हैं कि जो मीडिया फोरम पे रखते हैं, इससे ज्यादा बेहतर होगा कि आप जब गठबंधन के नेता बैठेंगे और वहां बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर बात हो पाएगी। और रही बात हम लोगों की गठबंधन की, तो हम लोग 2024 का भी चुनाव साथ में लड़े हैं, तो कहाँ कोई दिक्कत हुई या कोई कंफ्यूजन हुआ है। अरे वो एग्जाम्पल दिया आपका, शायद नेटवर्क थोड़ा सा वीक था। मैं तो कह रहा हूं कि लोकसभा में आप लोगों में बातचीत बन जाती है। वो दावे से कह रहे हैं कि हम विधानसभा आज तक नहीं लड़े जब से पार्टी गठन हुआ है 2000 से, रामविलास जी के जमाने से नहीं लड़े। ये अलग विषय है कि नहीं लड़ेंगे, शायद ऐसी संभावना नहीं बन पाई हो या नहीं लड़े। लेकिन अभी तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तो चिराग पासवान जी ने खुद ही कहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग 2025 का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जो हमारा एनडीए का लक्ष्य है 225 सीटों का, और हम लोगों ने तो हर एक जिला में एनडीए का साझा सम्मेलन, और अभी तो विधानसभा सम्मेलन भी हर एक जगह चल रहा है 243 सीट पे। तो समझिए कि हमारा 5 दल का अध्यक्ष और नेता ऐसा अच्छा समन्वय चल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा आपको ये राय दे रहे हैं कि अभी से अपना नीतीश जी को उत्तराधिकारी चुन के रख लेना चाहिए कि आगे कोई समस्या ना आए चुनाव नतीजों के बाद। जब हम लोग का एनडीए का संकल्प है कि हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और अगले मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय नीतीश जी होंगे, तो ये सलाह की कोई अभी जरूरत नहीं है। महेश जी, अगर राहुल गांधी उधर नहीं बोल रहे हैं कि तेजस्वी चेहरा होंगे, तो इधर आपके यहां भी एनडीए के सबसे बड़े नेता कह दे पीएम के बाद, कहा अभी रुक जाइए, जब होगा तब बता देंगे कौन बनेगा। ये ना कही आप नहीं। पार्टी के हिसाब से ठीक है, एनडीए के हिसाब से दावा मत कीजिए। निशान जी से पूछ लेते हैं, नेतृत्व में चुनाव लड़ना और सीएम फेस होना एक ही बात है क्या निशांत जी? निशांत मिश्रा जी, आवाज आ रही है? देखिए, 2020 में हम अब क्लियर कर देते हैं, 2020 में भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और हम लोगों का सीट भी कम था। आदरणीय नीतीश जी ने ये विधायक दल, असल में जेडीयू के साथ ना, जेडीयू के साथ जरा पिछली बातें कम की जाए, नहीं तो फंस जाएंगे महेश जी। फिर 21 में यही कह के समझौता तोड़ दिया था बीजेपी से कि ये हमको खत्म किए दे रहे हैं, और फिर 23 में लौट आए। आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा गया था और हम लोगों ने
नीतीश जी के नेतृत्व में ही सरकार बनाई। ठीक और ठीक। नीतीश जी खुद ऑन रिकॉर्ड विधायक दल के 20 बैठक साल जब हो से रही थी तो उन्होंने कहा कि 20 भाई साल आपका से नंबर ज्यादा है, आप महेश अपना जी मुख्यमंत्री 20 बना लीजिए। साल से 9 बार शपथ लेने वाले इकलौते मुख्यमंत्री हैं। सरकार बिल्कुल, को बिहार एक में जो भी फैसला लिया जाना चाहिए लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? वही तो पूछ, फिर अब सही बात बिहार- आपने बोली, जो बिहार हित के लिए बिहार- होगा वही करेंगे। तारिक जी, हाँ बिल्कुल, एलजेपी बिहार के बेहतरी के लिए, बिहार के लोगों के लिए जो भी फैसले लिया जाना चाहिए वो आदरणीय नीतीश जी लेते हैं, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? मैं उसका सम्मान करता हूं। हर पार्टी का संगठनात्मक फैसला बहुत जरूरी होता है पार्टी के लिए। तारिक जी, मुझे एक चीज बताइए, पिछली बार 2020 में बुलंद आवाज की तरीके से रामविलास पासवान ने झंडा मतलब रामविलास पासवान पार्टी एलजेपी चिराग जी ने उठाया था कि नीतीश कुमार बेकार हैं। अब की वो नीतीश के पक्ष में है। अब की आपके नेता तैयार हैं कि 45 नहीं 25 ही सीट जीतेंगे। क्या बैटिंग कर रहे हैं आप एलजेपी-आर के लिए, एनडीए में उनको ज्यादा सीटें मिले, या कोई अपनी अंदर गणित चल रही है? पुष्कर जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि एलजेपी-आर अपनी अलग पार्टी है और जनसुराज अपनी अलग पार्टी है। एलजेपी-आर के लोग क्या तय करते हैं वो जनसुराज को प्रभावित नहीं कर सकते, और जनसुराज के लोग क्या तय करते हैं, लीडर क्या तय करते हैं, वो एलजेपी-आर को प्रभावित नहीं कर सकते। लेकिन एलजेपी-आर ने पिछले चुनाव में नीतीश कुमार के जितने उम्मीदवार थे उनके खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार कर उन्होंने ये साबित किया था कि लोकसभा में अलग उनका स्टैंड है, विधानसभा में अलग स्टैंड है। अगर इस बार एलजेपी-आर के जो प्रदेश प्रभारी है अरुण भारती, सिर्फ अरुण भारती प्रदेश प्रभारी नहीं है बल्कि चिराग पासवान जी के जीजा जी भी है, और उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लड़कर जीते हैं जहां पर चिराग पासवान पहले से सांसद हुआ करते थे। तो उनका प्रभाव कहीं ना कहीं पार्टी में बहुत ज्यादा है। अगर वह इस तरह की बातें कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये पार्टी कहीं ना कहीं अपने विचारों को लेकर और आगामी विधानसभा की जो रणनीति है उसके तहत अरुण भारती बात कर रही है, उनका मसला है। लेकिन हमारी पार्टी जिस दिन से जनसुराज के अभियान की शुरुआत हुई है उस दिन से हम लोगों ने ये कहा है कि हम किसी से ना गठबंधन चुनाव के पहले करेंगे ना चुनाव के बाद करेंगे। इसलिए किसी तरह के खिचड़ी की जो आशंका है उससे बिल्कुल ही एकदम आप लोग निश्चिंत रहे कि कोई गठबंधन किसी के साथ मिलकर चुनाव हम लोग नहीं लड़ने जा रहा है। ये एलजेपी-आर का अपना फैसला है, हमारी पार्टी का अपना फैसला है। आपकी पार्टी, तारिक जी, मैंने कहा ना, मैं तो एंकर हूं, मैं तो हर पार्टी के, जो महेश जी ने कहा, जो निशांत जी ने कहा, आपकी भी पार्टी है, उसकी बात का भी सम्मान कर रहा हूं। लेकिन राजनीति में इतना बड़ा दावा केवल प्रशांत किशोर ही करते हैं कि लिख के ले लीजिए, बंगाल में बीजेपी 100 क्रॉस डबल 3 डिजिट में नहीं आएगी। अब की फिर उन्होंने एक चैलेंज कर दिया, जबकि अब वो राजनीतिक पार्टी है। लोकतंत्र में इस तरीके के बड़े दावे नहीं होने चाहिए भाई। ये तो आप जनता पर सवाल उठा रहे हैं कि जनता अब की इनको नहीं चुन के देगी, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। भाई 25 सीटें आएंगी, ये आप दावा करिए कि हम 175 जीतेंगे, हम मान लें। आप ये तो जो प्रशांत किशोर कहते हैं मैं पॉजिटिविटी की राजनीति करता हूं, वो ये कहेंगे कि प्रशांत किशोर जी बिहार के अभी इकलौते ऐसे लीडर हैं जो कि वाल्मीकि नगर से शुरू करके बिहार के दूसरे छोर तक पदयात्रा किए हैं और गांव-गांव गए। उनकी पदयात्रा कोई राहुल गांधी वाली पदयात्रा नहीं थी, तेजस्वी यादव वाली पदयात्रा नहीं थी, फिर वही बात, बल्कि लिटरली वो पदयात्रा थी। गांव-गांव वो गए हैं और वहां जो लोगों का जो 2 उपचुनाव लड़े ना, जो उन्होंने सुना है, 2 उपचुनाव लड़े ना, गांव-गांव पांव-पांव चले। प्रशांत किशोर जी ने ये बात कही है। तभी मैं कह रहा हूं, गांव-गांव पांव-पांव चलने के बाद नेता को ये नहीं कहना चाहिए, मनोबल बढ़ाइए अपनी पार्टी का। पीयूष जी, अपनी पार्टी का तो जो हमारा है वो होना है, लेकिन जो उन्होंने जेडीयू के बारे में जो उन्होंने कही है वो कहीं ना कहीं वो जेडीयू के साथ पहले वो काम कर चुके हैं उस आधार पर, और आज जो गांव-गांव घूम रहे हैं उसके आधार पर दोनों का तुलनात्मक जो परिणाम है वो लोगों के सामने उन्होंने रखा है। बीच में आप भी तो चुनाव लड़े ना 2 सीटों पर, वहां क्या रहा? 2 बने 4 पर। अरे लड़ लिए, क्या रहा? उसमें भी जेडीयू जीत के आई है।
पीयूष जी, ये नूरा कुश्ती जो कहते हैं वर्ड, आप लोग ज्यादा वरिष्ठ हैं हमसे, ये नूरा कुश्ती जैसा ही दिख रहा है या जेडीयू और एलजेपीआर विधानसभा में एक पेज पे नहीं आ सकते? नहीं, देखिए ये नूरा कुश्ती ज्यादा है, क्योंकि एक स्टेज पे नहीं आएंगे तो अलग चुनाव लड़ेंगे 2020 की तरह। वो बीजेपी नहीं चाहती है कि जो है कि इस बार जो है वो जो एलजेपीआर जो है वो जो है अलग से चुनाव लड़े, क्योंकि और ये नीतीश कुमार ने भी बीजेपी से कहा है कि आप इसको रिपीट मत करवाइए क्योंकि उससे नुकसान हमारा होता है। अब इसमें ये देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं चाहती है कि इस बार जेडीयू की सीटें कम हो। और आप देखिए प्रशांत किशोर जो है कि वो भाजपा की ही भाषा बोल रहे हैं, उन्हीं की जो मनस्थिति या उनके विचार या जो उनकी इनके इंटेंशंस हैं उन्हीं को वो जो है कि आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और बैटिंग कर रहे हैं सीधे सीधे जो पीके है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो जेडीयू नहीं चाहती है कि वो जो है कि अलग से चुनाव लड़े, क्योंकि उसका नुकसान जेडीयू को काफी कुछ हुआ था 2020 में। और इसलिए जो है कि मुझे लगता है कि देखिए सीधी सी बात है कि आप इस सरकार से अलग हो जाइए। अगर आपको लगता है कि आप एनडीए के पार्टनर के रूप में बिहार का चुनाव नहीं लड़ सकते तो आप अभी सीधे डिक्लेयर कर दीजिए। आप अभी क्यों बने हुए हैं उसमें कि आप कह दीजिए कि हम बिहार का चुनाव अलग लड़ेंगे। अभी तो आप तो इससे साफ है ये कि ये बार्गेनिंग करने की एक टैक्टिक्स है जो चिराग पासवान चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है मिल जाए। अच्छा, और उन्होंने पीयूष जी, यहाँ तक कि 50 सीटों का भी टारगेट रखा था, जो कि असंभव है। मतलब अगर उनको दे दिया जाएगा तो फिर बचेगा क्या एनडीए के पास? पीयूष जी, एनालिटिकल तो मैं आप ही से पूछ सकता हूं, बाकी तो 3 पार्टी हैं वो सब जीत का दावा 243 सीटों पे करेंगे या अपने गठबंधन का। बीजेपी को कौन सूट करता है, जीतन राम मांझी दलित फेस कि चिराग पासवान दलित फेस? असली लड़ाई वही है, बाकी सब बेकार है। देखिए बीजेपी को दोनों ही चाहिए, क्योंकि नहीं चाहिए अलग बात है, मैं आपका एनालिटिकल पूछ रहा हूं। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि वो चॉइस बीजेपी के पास नहीं है, क्योंकि बीजेपी देखिए मांझी आप माने कि देखिए दोनों ही जो है अपने अपने तरीके से जो है कन्फाइंड है वो जो दलित वोट बैंक है उसके कुछ हिस्से के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी न तो चाहे जीतन राम मांझी न चिराग पासवान, पूरे दलित समाज में कहीं उनकी जो है पकड़ उस तरह से नहीं है। दलित समाज के कुछ हिस्सों में उनकी पकड़ है, जैसे जो पासवान है उनमें जो है, क्योंकि रामविलास पासवान ने काफी कुछ काम किया, उनके गौरव को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, लगातार एक बड़े नेता थे, उसका फायदा जो है चिराग को मिलता है और चिराग खुद भी एक्टिव रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है उस वोट बैंक के बीच में। लेकिन जीतन राम मांझी से मुझे लगता है ज्यादा जो है कोशिश होगी कि बीजेपी को कि वो फायदा मिल सकता है चिराग से उनको, क्योंकि चिराग युवा है। बिहार में जो है युवा इस समय जो है काफी उद्वेलित है और युवा एक बहुत बड़ी ताकत है। आप देखिए पीके भी जो टारगेट कर रहे हैं युवाओं को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यह है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि चिराग पासवान दलित समाज से बाहर निकलना चाहते हैं, वो गैर दलितों के बीच में भी अपने को लोकप्रिय बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो ऐसे ऐसे लोगों को सिर्फ रखे जिनके पास अपनी जाति समूहों के कुछ वोट हो जो प्रभावी ढंग से उसकी झोली में आ सके। अगर वो उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से वो अपर कास्ट वोट पे भी पैठ बनाने की कोशिश करेंगे, ओबीसी में भी करेंगे और जो है कि दूसरे और भी जो है जाति समूह उनमें करने की कोशिश करेंगे। ये बीजेपी को कभी जो है स्वीकार नहीं होगा। तो इसलिए देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो उसमें एक स्थिति उपापोह की भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि उसको दोनों का ही साथ चाहिए, क्योंकि वो अलग अलग जो वो दलित जातियों में अलग अलग जो है समूह है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो जीतन राम मांझी हो और चाहे चिराग पासवान हो। तो और उनकी पकड़ अच्छी खासी पकड़ है, अपने जाति समूहों में पकड़ अच्छी है। ये एक प्लस पॉइंट है। आपकी इस बात को ले लेते हैं
कि दोनों की अपनी अपनी जात, जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान हो, अपनी अपनी पकड़ मजबूत है, ये एग्रीड। फिर इनको भी, अब मैं आ जाता हूं वो सीट शेयरिंग पे, इसीलिए आपको ये सवाल पूछा था कि नेक्स्ट सवाल पूछने में आराम रहे। जब इनको 37 चाहिए तो जीतन राम मांझी भी तो कह रहे हैं कि 25 सीटें 30 सीटें तो हमें भी मिलनी चाहिए। आपको बिल्कुल, पता है, बिल्कुल। देखिए ये क्लेम तो बनता ही बनता है। देखिए सीटें अगर ज्यादा नहीं मांगेंगे तो निगोशिएशन कहाँ होगा। इसलिए जो है कि हर पार्टी, चाहे जो छोटी पार्टी है वो भी जो है अपने जाति आधार के हिसाब से जो है वो क्लेम करती है, और क्लेम करना भी चाहिए। क्योंकि आप देखिए, अगर आप कहेंगे जैसा कि अभी वो निशान जी कह रहे थे कि अगर जो है कि 5 हम मांगेंगे तो हमको क्या 5 भी काट दी जाएगी, उसमें से 3 ही दी जाएगी। तो इसलिए आपको बड़ा क्लेम तो करना पड़ता है। वो पूर्वांचल में कहावत है यूपी बिहार में ना, कि तोप का लाइसेंस मांगो तो कट्टा मिल ही जाएगा। बिल्कुल, तो सीटें 137 मांग दो तो गिरते गिरते कहीं तो गिरेगा आके, कुछ तो मिलेगा। और शुरुआती अगर 25 से करेंगे तो हो सकता कह दे अभी समर्थन करो, बाद में एक मंत्री पद दे देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल यही है, सारा खेल यही है। क्योंकि देखिए जितनी सीटें मिलनी है ये भी जानते हैं, कितनी सीटें हमको मिल सकती हैं और कितनी एनडीए देगा हमें, क्योंकि बड़ा प्लेयर तो बीजेपी है। और बीजेपी इस बार जो है हर हालत में जो है वो अपना ही एक मुख्यमंत्री बिहार में बैठाना चाहती है चुनाव के बाद। तो बस बीजेपी उस गणित से काम कर रही है। तो अब महेश जी के पास जाता हूं। अब उनको 2 बातें जो आपके एनालिसिस की हैं, महेश जी शायद बोले ना, लेकिन अब बोलना पड़ेगा, चुनाव का माहौल है। बीजेपी ये भी चाहती है कि आप 45 से नीचे आ जाएं। बीजेपी ये भी चाहती है कि अब चेहरा तो नीतीश रहेंगे, सीएम नीतीश होंगे कि नहीं होंगे इस पर द्वंद है, मतलब इस पे ऐलान नहीं किया है। तो क्या है, जेडीयू मजबूरी है या फिर जेडीयू आखिरी वो चरखा दांव चलेगी, कहेगी ठीक है ओके भतीजा तैयार है तेजस्वी यादव, कुछ ऐसा है दिमाग में? देखिए मुख्यमंत्री के लिए 1 से 10 तक अगर गिनती करेंगे तो 10 में नीतीश कुमार जी ही आएंगे, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और हम लोगों ने और एनडीए ने तो ये तय ही कर लिया है कि 2025 का जो चुनाव है वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा भी जाएगा और 25 से 30 आदरणीय नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। और बात आप कर रहे हैं इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर एक दल अपना अपना नेगोशिएशन के लिए हो सकता है कि वो पब्लिक फोरम में या मीडिया फॉर्म पे बात करती है। तो आपने देखा होगा कि इन लोगों ने ये भी स्पष्टीकरण दिया है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता हतोत्साहित ना हो। लेकिन जो शीर्ष लीडरशिप है उसको पता है, वो बैठेंगे तो बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि 2024 में जब एनडीए ने सीट शेयरिंग की, जब अपना प्रक्रिया शुरू की तो शायद किसी को पता भी नहीं चला, बहुत आसान तरीके से हो गया और हम लोगों का रिजल्ट भी हम लोगों के पक्ष में आया। इसलिए हम लोगों को और एनडीए में कोई दिक्कत नहीं है। वो तो दिक्कत आपको 5-6 महीने बाद मालूम पड़ती ना कि हमको कौन कमजोर कर रहा है। 2015 में किसी के साथ लड़ते हैं तो दिक्कत हो जाती, 17 में चेंज कर लेते हैं, फिर चेंज कर लेते हैं, 20 में लड़ेंगे फिर 21 में चेंज कर लेंगे, तो 25 में अब आप बताइए नीतीश कुमार ने अपने कैंडिडेट के ऐलान क्यों कर दिया जब अभी सीट शेयरिंग नहीं फाइनल हुई? सम्राट चौधरी मौजूद थे मंच पे। हमको ये बताइए कि वो तो किसी दूसरे का सीट है नहीं, वो तो मेरा ही सीट है ना, ही ये कैसे तय है उस सीटों पे क्लेम है। और ये उन्होंने मैं एक मिनट देखिए, पार्टी वालों से नहीं पूछूंगा पीयूष जी, ये सही बात है गठबंधन यही है कि संतोष निराला हमारे कैंडिडेट हैं। नहीं देखिए, बिल्कुल ये गठबंधन में ऐसा नहीं होता है। गठबंधन में आप आपसी एक जो है बातचीत के अरे बाद भाई, ही नहीं होता। अब की तो आप एलजेपी को लेके आए हैं ना गाजे बाजे के साथ चिराग पासवान को, तो अब आप तो अपनी वो चला रहे धमक कि ये सीटें हमारी हैं, यहां हम कर दें, बाकी बची आप सीटों पर गठबंधन कीजिए जाके 143 सीटों पे,
हम तो 102 सीटें लड़ेंगे अपनी, ये कैसे नहीं, चलेगा? लेकिन देखिए पुष्कर जी, एक बात है कि इसमें जो पार्टी ये होती है, जो डोमिनेंट पार्टी है, डोमिनेंट मैं इसलिए कह रहा हूं कि जेडीयू बिहार में जो है कि हमेशा से ड्राइविंग सीट में रही है और उसके बिना कोई भी सरकार बनी नहीं है। तो और उसको ये पता है कि उसकी सबसे बड़ा स्ट्राइकिंग रेट कहाँ पे सबसे होने वाला है। तो कुछ सीटें हर पार्टी के पास होती हैं। जैसे आपको याद होगा कि जो है कि महागठबंधन का भी जब 2020 में था, तो ये जो आरजेडी ने जो है कि वो सीटें रखी जहां उनकी सफलता की संभावना ज्यादा थी, और कांग्रेस को कुछ वो सीटें दे दी गई जहां पे जो है कि भाजपा का प्रभाव ज्यादा था, और ताकि वो वहां पे अगर उनको चुनौती दे सके तो दे। लेकिन आरजेडी अपने लिए सुरक्षित, जो ड्राइवर सीट में होती है पार्टी, वो निश्चित रूप से अपनी सीटें जो है वो तय करती, लेकिन पहले से डिक्लेयर नहीं करती है। ये गठबंधन का जो धर्म है वो ये इसकी मनाही करता है कि आप पहले से डिक्लेयर कर दें। ये जब एक फॉर्मल मीटिंग होती है सारे गठबंधन के सभी घटकों की, और तब उसमें सीट शेयरिंग का एक फॉर्मूला तय होता है, वहां पे आप अपनी बात कह सकते हैं कि साहब ये सीटें हमारी शॉर्ट श्योर है, इसको हम जीतना ही जीतना है, क्योंकि ये आप पिछला परफॉर्मेंस हमारा वहां देख लीजिए। तो उस हिसाब से पार्टियां अपनी सीटें चुनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप पहले से डिक्लेयर, मगर आप ये देखिए सर पीयूष जी, जी कहां पे जेडीयू ने चोट करी? जिस मगध और शाहबाद में बीजेपी बुरी तरीके से पिटी, वहां बक्सर में जाके ये बात कह रहे हैं। ये देखना पड़ेगा। पैनलिस्ट है उनसे भी जी सवाल जी जी किया जाए। ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। देखिए एक बात और है पुष्कर जी की जेडीयू और बीजेपी में एक टसल है, अंदर से टसल बहुत तगड़ा है। जेडीयू भी जानती है कि बीजेपी इस बार उसको कमजोर करना अब चाहती है। तारिक जी, अब मैं आप पास आ जाता हूं। आप कह रहे हैं आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मैं तो आप तो अभी वेट एंड वॉच में हैं कि चिराग पासवान को पकड़ना है कि जीतन राम मांझी को पकड़ना है। प्रशांत किशोर से बड़ा चुनावी गणितज्ञ कोई नहीं है। अब वो देख रहे हैं ना लड़ाई होगी, इसीलिए आप लोग चिराग पासवान की जरा बुराई कम करते हैं। नीतीश कुमार की भी कर देंगे, कांग्रेस की भी कर देंगे, तेजस्वी को भी 9वीं पास फेल बता देंगे, लेकिन चिराग पासवान के बारे में आज तक न पढ़ाई पर न उनकी राजनीतिक बुद्धिमत्ता पर आपने कोई कमेंट किया। ऐसा नहीं है पुष्कर जी कि चिराग पासवान की पार्टी के ही लीडर है, शाम भी बराबर उस पर चर्चा होती है। शांभवी चौधरी और उसमें अंतर है, उनके पिताजी वहां। चिराग पासवान जी इस बिहार में कभी भी जो ड्राइविंग सीट है, ड्राइविंग सीट पर वो नहीं रहे। जैसे अभी हमारे भाई बोल रहे थे, ड्राइविंग सीट पर नहीं रहे। ड्राइविंग सीट पे यहाँ कौन है? नीतीश कुमार है और तेजस्वी यादव है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री है, ड्राइविंग सीट पर वो है। तो हमेशा कोई भी पार्टी जब किसी को काउंटर करती है तो ड्राइविंग सीट पर जो लोग बैठे हुए होते हैं उनको ज्यादा काउंटर करती है। और रहा इनका सवाल, कांग्रेस बड़े ड्राइविंग सीट पर रही है। कांग्रेस का इतिहास बतवा। कांग्रेस अभी बैठते ही आपने राहुल गांधी से कंपेयर किया। सुनिए बिहार में राहुल गांधी से तो ज्यादा ही सीटें ला रहे हैं ना एलजेपीआर वाले। जब से रामविलास पासवान है 2020 के विधानसभा चुनाव में तो एक सीट आई है एलजेपीआर को, तो यही कहिए। अब ये बात कहे ना मन से। आज जैसे तारिक जी TV9 के मन से कह रहे हैं, यही बात 4 बार प्रशांत किशोर भी कहे कि चिराग पासवान खत्म नेता है, एक सीट जीते थे। पासवान के लिए प्रशांत किशोर जी चिराग पासवान के लिए ये कहते हैं कि जब उनके पास ऑप्शन दिया जाता है 3-4 लीडरों का, तब वो कहते हैं कि इनमें मैं चिराग पासवान को पसंद करता हूं। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि चिराग पासवान से हम गठबंधन करने जा रहे हैं या चिराग पासवान हमारे साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। TV9 के मंच पे नहीं करेंगे, ये हमें भी मालूम है, पीयूष जी को भी मालूम है, निशांत जी को भी मालूम है और महेश जी को भी मालूम है। जिस समय आप गठबंधन करेंगे ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब हम आएंगे। लेकिन जब पसंद से ही पसंद आगे बढ़ती है। भाई अटल जी ने 96 में क्या कहा था? 98 में बोले जांचा परखा और खरा, बोले अब देख लिया हमको 13 महीने, अब देख लीजिए हम ही चुन लीजिएगा। चिराग पासवान नौजवान है, बिहार के लिए सोचते हैं और जनसुराज बिहार के लिए सोचती है, इसलिए चिराग तेजस्वी नहीं सोचते हैं।
ये व्यक्तिगत मामला है, ये कोई पार्टी के स्तर का मामला नहीं है। कभी भी एलजेपी के बारे में बहुत ज्यादा हम लोग चर्चा इसलिए नहीं करते कि बिहार में उनका बहुत ड्राइविंग रोल उनका नहीं रहा। निशान जी, आपको आवाज आ रही है? चिराग पासवान इधर के दिनों में बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं, बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, और जनसुराज इसी मुद्दे के ये साथ आगे जनसुराज बढ़ रही को है। कैसे लगता है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा तारिक जी, कि चिराग जी बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में 243 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को नेता नहीं मानते हैं और वो बदलाव की बात कर रहे हैं। मतलब दो बातें नहीं हो सकती है। में एलजेपीआर जैसे चुनाव में जाएंगे, जाहिर सी बात है कि जब चुनाव में हमारा आमना सामना होगा तो उसी तीव्रता के साथ विरोध होगा जिस तीव्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी का हम लोग करेंगे, जेडीयू का करेंगे और आरजेडी का करेंगे। ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो कुछ हम लोगों को भी बिटवीन द लाइंस पढ़ लेने दिया कीजिए। सब प्रशांत किशोर ही तय करेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि चिराग पासवान व्यक्तिगत तौर पर अच्छे, पार्टी के तौर पर नहीं अच्छे। क्या यही वजह है पीयूष जी कि चिराग प्रशांत किशोर ये तय मान के चल रहे हैं कि अर्श और फर्श इसी में हो जाएगा? क्योंकि जब खुल के किसी के बारे में बोलेंगे नहीं और कहीं पे खुल के व्यक्तिगत उसकी निंदा भी कर देंगे कि तेजस्वी तो खेलने गए तो पानी लाने वाले बने, पढ़े नहीं, और चिराग पासवान बहुत ज्यादा बिहार की बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पुष्कर जी एक अंडरस्टैंडिंग है जो चिराग के बीच में और पीके के बीच में, क्योंकि बिल्कुल पीके के कौन ज्यादातर उनको फॉलोवर बन रहे हैं। ज्यादातर हम देख रहे हैं ओबीसी सेक्शन है, अपर कास्ट का सेक्शन है, और पीके को अगर अच्छी सीटें लानी है तो उनको दलित वोट भी चाहिए। तो दलित वोट जो 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 चिराग पासवान के पास वोट है, तो कुछ सीटों में जहां जो है कि वो खड़े अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, हो सकता है कि वहां के जो वोट हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो भले ही वहां पे एनडीए का कैंडिडेट हो, बीजेपी का कैंडिडेट हो या दूसरे घटक दल का कैंडिडेट हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो पासवान वोटों को जो है उनके तरफ जो है जो ट्रांसफर करवाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है जिस तरह से वो, और पीके ने क्या बात करी है कि भाई जो है कि वो धर्म और राजनीति से ऊपर की बात करते हैं जो है चिराग पासवान, और तो मुझे लगता है कि देखिए वो मैं एक बात कहूं ना पीयूष जी, ये फिर वही हो जाएगा। धर्म और राजनीति की बात, राजनीति में धर्म की बात तो जीतन राम मांझी भी नहीं करते। जीतन राम मांझी भी समाज की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए एक बात और है, धर्म की बात आप नहीं करते हो, लेकिन जो आप टीका इतना लंबा लगाए रहते हैं वो और कलावा, हाथ में कलावा बांधे रहते हैं, इतना कलावा बांधे रहते हैं आप, तो आप क्या संदेश दे रहे हैं पूरी तरीके से। और जाति तो आप अपनी ही जाति समूह की तो राजनीति कर रहे हैं, उसी के तो आधार पे आप कितना भी आप कहिए तो उसी के आधार पे आपकी पूछ है एनडीए में। अगर आप उससे बाहर निकल के फिर काम करिए, कुछ कैंडिडेट्स को अपने ही परिवार की भी आप परिवारवाद भी आप फैला रहे हैं, अपने ही जीजा को जिता रहे हैं, यही पासवान जी करते हैं। तारिक जी को देखिए, तारिक जी को यह सब अच्छा नहीं लगेगा कि चिराग पासवान के परिवारवाद पर बोले ना। चिराग पासवान या रामविलास पासवान के परिवारवाद पर कभी भी मैंने पीके को बोलते नहीं सुना। आपने अगर सुना हो तो बताइए। बिल्कुल नहीं सुन, नहीं बोला। ड्राइविंग सीट पर हैं उन्हीं को बोलते हैं। कांग्रेस कहां से ड्राइविंग सीट पर बिहार में कभी भी रही हो, उसको पिछलग्गू बताएंगे। और चिराग पासवान भविष्य के नेता हैं। जी तारिक जी, कांग्रेस को भी अगर आप देखेंगे प्रशांत किशोर जी के पिछले सारे बयानों को, तो कांग्रेस पर भी अटैकिंग उस तरह से वो नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये ड्राइविंग सीट पर है। लेकिन अभी आपने क्या शुरुआत की तारिक जी, मैं इधर उधर नहीं जाता हूं। मेरी डिबेट में ना मैं आप किसी पक्ष में नहीं पाएंगे। आपने कहा कि प्रशांत किशोर गांव गांव पांव पांव चले हैं, राहुल गांधी जैसी नहीं की है। कांग्रेस यहाँ आरजेडी की पिछलग्गू है, इस बात को कहने में क्या बुराई है? कांग्रेस है आरजेडी की पिछलग्गू यहाँ। और चिराग पासवान,
जो खुद को हनुमान बता रहे हैं। तो हनुमान बता रहे हैं तो हनुमान है वो। तो उनको भी तो बताइए कौन पिछलग्गू है। जब तक एनडीए, ये बात सच है कि जब तक, ये प्रशांत किशोर जी ने कई बार ये बातें कही है कि जब तक एनडीए यानी बीजेपी के साथ चिराग पासवान नहीं है, संभवतः उनको जो 5 सीटें मिलती है वो उनको ना मिले। कई कनक्लेव में उन्होंने कहा, मीडिया के सामने उन्होंने कहा, अगर आप ना सुनी हो तो अलग बात है। चिराग पासवान को ऐसा नहीं कि हम लोग जो है ना एकदम से क्लीन चिट दे रहे हैं या उनको हम जो है ना चर्चा का विषय ही नहीं मान रहे, ऐसा भी नहीं है। चिराग पासवान की भी कहीं ना कहीं एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ वो इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको दिल्ली की राजनीति करनी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने पर उनको लोकसभा में फायदा होता है। लेकिन विधानसभा में उसका उलट है, विधानसभा में उनकी अपनी अलग राजनीति हो सकती है, लेकिन लोकसभा में इसलिए वो साथ रहते हैं बीजेपी के क्योंकि उनको पता है तारिक जी वो क्या राजनीति करते हैं वो समझने की नहीं जरूरत है, आपको बताने की जरूरत है। आपने आज कही जो बातें रखी हर बार, उसमें आपने कहा कि पर्सनल तौर पर चिराग जी बिहार के बढ़ने की बात करते हैं। आप ही कह रहे हैं कि चिराग जी को बीजेपी सूट करती है। तो मुझे ये चर्चा क्यों हो रही है? चुनाव में आप लोग डिक्लेयर कर दीजिए। इस पैनल में महेश जी है, तो महेश जी से हमारे व्यक्तिगत संबंध है, पर्सनल रिलेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं टीवी पर आते अरे नहीं तारिक जी, हमारे आपके भी संबंध बहुत अच्छे हैं। हम यहाँ पर पार्टी का समझने के लिए बैठे हैं। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ पुष्कर जी कि कभी भी ड्राइविंग सीट पर जो लोग बिहार में होते हैं, प्रशांत किशोर जी उनकी आलोचना करते हैं, उनके कार्यशैली पर जो है ना सवालिया निशान खड़ा करते हैं। 2005 याद दिलवाऊं पासवान जी का जहां तक सवाल है, सुनिए 2005 याद दिलाऊं, ये रामविलास पासवानी थे और पीयूष जी बता देंगे, बोले ना इधर जाऊंगा ना उधर जाऊंगा, दोबारा चुनाव हो गए। ये होता है स्टैंड उस समय। 2020 से 2025 में गंगा में बहुत पानी बह गई है। अब ये तो राजनीति है ना, जब जिसको जो सूट करता है पीयूष जी, उसके हिसाब से गंगा में पानी बहता है। नहीं तो गंगा सूख भी जाए तो कोई ध्यान नहीं करता। इस समय तो वैसे भी बाढ़ आई है। कई बाढ़ आई हुई है। मैं आपसे हर कोई सड़क पे उतरा हुआ है। एक बार फ्रेम, हाँ पीयूष जी मैं आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं। क्या लग रहा है, क्या महेश जी आ गए? अभी तक महेश जी नहीं थे हमारे साथ। महेश जी, आप सीट अपने मन से डिक्लेयर कर ले रहे हैं और एलजेपीआर को आप साथ लेंगे कि नहीं लेंगे? उनको 43 सीटें देने के लिए बीजेपी पर दबाव बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? सीधा सवाल। किसको कितना सीट मिलेगा ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है और शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे, किसको कितना देना चाहिए और कितना उचित होगा वो बखूबी ये लोग कर लेंगे। इसकी चिंता हम लोगों को नहीं करनी चाहिए और जब होगा तो आप लोगों को भी इस चीज की पूरी जानकारी दी जाएगी। ये हमें लगता है कि जो एक सही, अरे आप तो सीट डिक्लेयर कर दे रहे हैं, वो गठबंधन तक को नहीं बता रहे, तो हम लोगों में ही सीधे आके ऐलान कर रहे हैं रैली में कि संतोष जी हमारे कैंडिडेट होंगे। देखिए हमने सिंबल तो नहीं दे दिया ना, अभी सिंबल तो दे नहीं। अरे तो फिर तो अभी तो तारीख भी नहीं डिक्लेयर हुई है, सिंबल क्या दे देंगे? तारीख भी नहीं डिक्लेयर है। वही तो कह रहे हैं कि अभी जब हम सिंबल तो दे नहीं दिए हैं, तो अभी इस चीज की इसकी चर्चा इतनी क्यों होनी चाहिए? जब सीट, वैसे भी वो जिस सीट पे अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया है कि इनको आप वोट दीजिएगा ना, तो वो सीट ही हमारा है। वो किसी भी गठबंधन का स्वरूप हो, वो सीट मेरा ही रहता है, इसलिए भी वो कह दिए होंगे। तो इससे बहुत ज्यादा इस चीजों पे चर्चा करने का मैं एक बात ईमानदारी के बताऊं, पीयूष जी भी पत्रकार हैं, जब कुछ गड़बड़ हो जाता नेता से ना, तो केवल मीडिया तोड़ मरोड़ कर बयान पेश करती है, मीडिया बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है और वही मीडिया आपको जिता भी देती है। मीडिया के लिए सब माफ है, उसके लिए आप सबका सहर्ष हर बयान स्वीकार है। जैसे अभी तारिक जी ने भी कहा, अभी मैं तारिक जी से एक बात पूछूंगा, देखिएगा कितना मक्खन लपेट के। आपका नंबर 1 दुश्मन कौन है सियासी? बीजेपी? नहीं सुन तो लीजिए, आरजेडी। 2 में से एक बता दीजिए, छोड़ दीजिए
सीधे सीधे ड्राइविंग से फोर्स वालों से पूछ लेते हैं, बीजेपी है कि जेडीयू है कि आरजेडी? हम किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानते हैं, राजनीतिक विरोधी जरूर मानते हैं। और अरे इस मैं मामले में राजनीतिक विरोधी बता दीजिए, बिल्कुल मैं नंबर वही वन कह रहा कौन हूं है? कि बिहार को बर्बाद करने में जितना योगदान आरजेडी का है उतना ही भारतीय जनता पार्टी का है। तो हम तो दोनों फिर को ये बराबर क्यों नहीं मानते हैं कह बिहार रहे को बर्बाद करने हैं में। प्रशांत किशोर, ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि आरजेडी 40 ही जीत पाएगी और बीजेपी भी 30 ही सीट जीत पाएगी, केवल जेडीयू ही इतनी पतली की? अभी पुष्कर जी, अभी 1 घंटा पहले जी न्यूज का कॉन्क्लेव था मौर्या होटल में, अभी वहां उन्होंने बोला है कि आरजेडी को पिछली बार जो सीटें आई थी उससे कम सीट आने जा रही है। अभी बोला है उन्होंने 1 घंटा पहले। फिर राजनीति जी छोड़ न्यूज के देंगे? कॉन्क्लेव में फिर राजनीति छोड़ देंगे? अभी बोला है उन्होंने। अरे फिर वही तो पूछ रहे हैं, आपकी बात ठीक। मैं तो अभी हमारा भी कॉन्क्लेव है, 12, 14, 16, 18, 20 प्रशांत जी को इनवाइट किया है। हम वहां यही पूछेंगे कि बड़ा दोस्त कौन, चिराग पासवान या जीतन राम मांझी? बड़ा दुश्मन सियासी कौन, जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी? बिहार को बर्बाद करने में, बिहार में बेरोजगारी लाने में, बिहार को पलायन के दलदल में धकेलने में जो लोग भी थोड़ा भी उसमें योगदान दिए हैं तो सब हमारे राजनीतिक विरोधी है, सियासी दुश्मन है। नंबर वन कोई नहीं है। चिराग नहीं, भी, हम रेटिंग क्यों दे? अरे भाई चिराग जी अच्छे हैं खराब है यही बता दीजिए। चिराग जी तो कभी भी डायरेक्ट बिहार सरकार के हिस्सा रहे नहीं, इसलिए उनको हम लोग बहुत ज्यादा ठीक, क्या ही टारगेट करें। तो बीजेपी रही है ना, तो बीजेपी एकदम कितनी सीटें बीजेपी जीतेगी? आज के दिन में प्रशांत किशोर जी सबसे ज्यादा अगर किसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी। आप देख रहे होंगे दिलीप तो ये जायसवाल भी हो, बता संजय दें जायसवाल कि हो, जैसे या महेश मंगल जी पांडे हो, 25 सबको। सीटें जीतेंगे, ये वो दावे से कह रहे हैं महेश जी 25 जीतेंगे और वो 77 से नीचे आएंगे। भाई वो 76 भी आ सकते हैं, हो सकता है 6 भी आए, तो बीजेपी की भी कोई सीट होगी ना। इसीलिए कह रहा हूं सीटों की भविष्यवाणी मत कीजिए, फंस जाएंगे बाबू। सीटों की भविष्यवाणी मत कीजिए। प्रशांत किशोर जी एक राजनेता के पहले जी पीयूष जी को जरा, एक और बात है कि पीके अपनी सीटें नहीं बता रहे हैं। नहीं वो तो अर्श और फर्श 0 10 से 200 क्लियर है हमारे, उनका ठीक है, इससे ज्यादा क्लैरिटी कुछ उनका नहीं हो लॉटरी सकती है। सिस्टम 10 से है, नीचे नहीं तो 150। जो लॉटरी बहुत खिलवाता clear है ना एकदम आप- पीयूष जी, आपको मालूम होगा अब बंद हो गया है, जो लॉटरी खिलवाता है उसके पास 0 से 9 तक के 10 नंबर होते हैं, और जो लॉटरी खेलता है बेचारा जो खरीदा है उसका एक ही टिकट। तो पीके तो इसमें माहिर है, वो तो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। वो जेडीयू को अगर 25 में नहीं लाएंगे तो वो बड़े कैसे होंगे? मुख्यमंत्री तो सर्वमान्य फेस नीतीश कुमार है, इसमें कोई नहीं है। नहीं तो इतने कट्टर दलों को तोड़ के 9 बार बन गए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, किसी ने कुछ नहीं कहा, बोले नहीं अब मेरे साथ है तो मेरी तरफ है। ये राजनीति है, और पीके भी अब जेडीयू ही बनना चाहते हैं, कोई कहता नहीं है। जरा ये रिजल्ट आने दीजिए, पीके भी जेडीयू ही बनना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने एक ही राजनीतिक पार्टी अपने जीवन में ज्वाइन की थी, वो जेडीयू ज्वाइन की थी। महेश जी आपका, तारिक जी आपका और पीयूष जी आपका हमारे साथ बिहार की बात में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीटों के बंटवारे के लिए लेकर ये एनडीए में नहीं, इंडिया गठबंधन में भी इसी तरीके का सियासी झगड़ा है, लेकिन कभी इसका सामने आता है, कभी उस पक्ष का सामने आता है। धन्यवाद।